हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट में। यस, आप सभी का चैप्टर 1 क्लास 12 साइकोलॉजी, चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के लास्ट पार्ट, पार्ट 7 में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो जैसा कि आज तुम देख सकते हो, आज की पीडीएफ भी हमारी थोड़ी नई तरीके की है ना। तो इस पीडीएफ में जो तुम देख रहे हो ऐसा शेयर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ये बाद में आएगी। पहले तो मुझे बताओ कि तुम लोग हो कैसे, कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल। कैसा रहा आज तुम्हारा दूसरा दिन था ना स्कूल का, समर वेकेशन। कैसा रहा स्कूल, कैसी रही पढ़ाई वगैरह, सब दोस्त वगैरह सब आए, दोस्त हॉलीडे होमवर्क सबमिट हो गया। आई अज्यूम तुमने हॉलीडे होमवर्क अपने घर पे तुम सबमिट कर रहे होगे एंड तुम बहुत मस्त हो, है ना। एंड बहुत एंजॉय अब कर रहे होगे। अब तो और दिन तुम्हारे, मतलब अभी तो है, समय है अभी तुम्हारा स्कूल का, अभी देर टाइम। एंजॉय योर डेज, एंजॉय, मेक मेमोरी। बहुत की सारी यादें तुम्हें बहुत जल्दी में आएंगी। बहुत तुम स्कूल जाओगे तो सारी यादें, बहुत बहुत सारी चीजें याद आएंगी। भले ही तुम्हारा स्कूल अच्छा ना हो, भले ही तुम्हारा स्कूल में अच्छा ना हो, लेकिन तुम्हारे स्कूल का सबसे बेस्ट पार्ट होगा तुम्हारे कोई फेवरेट टीचर या तुम्हारी मेमोरी या तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारी मेमोरीज बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बनाओ, ट्रस्ट मी, जब तुम बड़े होगे तो तुम अपने स्कूल के बहुत याद, तुम बोलोगे अरे यार अभी तुम्हारा होगा बड़े होना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जब तुम जब पास आउट हो जाओगे, जब तुम करियर वगैरह में सेट हो जाओगे, ऐसा लगेगा यार स्कूल ज्यादा अच्छे, ज्यादा टेंशन था। मतलब बड़े होने के बाद तुम्हारा जब तुम एडल्टहुड फील होगा ना, बचपन मतलब मेक एज मच मेमोरी एज यू। ये नहीं करना कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ प्लीज मेमोरीज, बहुत कुछ एंजॉय करना, बहुत सारी मस्ती करो, बहुत कुछ अपने नए नए मेमोरीज अपने माइंड में क्रिएट करो। ठीक है जी। आई अज्यूम तुम लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त हो, है ना। एंड मैं भी बहुत अच्छी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज तुम्हारा फाइनली 12th चैप्टर था, तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 ना। इसके बाद जो कल की क्लास हो, कल की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 जो है तुम्हारा सेल्फ एंड पर्सन का वेट, चैप्टर 1 के जितना ही हम शुरू, वो भी इक्विवेलेंट आई थिंक 7-8 पार्ट्स में हो जाएगा। तो फिलहाल अब बिना किसी विलंब के, तो होपफुली वाली क्लास हमारी ना जल्दी खत्म, मतलब 45 टू 50 मिनट्स के बीच ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी विलंब के हम अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर से। तुम्हारे ये ग्लॉसरी टर्म और स्टार्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बनाया है। ये मैंने हम एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। अगर हम सबसे पहले बात करें, तुम्हारा इसमें जो PDF खोलोगे तो सबसे पहले तुम यहाँ पे ग्लॉसरी टर्म दिखेगा। तो हम तुम्हारे चैप्टर में ये तुम्हारे नए नए टर्म्स थे, आज अपन लोग उसको रिवाइज करें। एक बार हम क्विक कैप भी तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहला टर्म है तुम्हारा एप्टीट्यूड। अगर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था, एप्टीट्यूड तुम्हारी क्षमता कितनी, कोई भी काम करने के आफ्टर ट्रेन तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है वो काम करने, कोई एक्टिविटी करने की, कोई एक्ट तुम्हारे अंदर क्षमता है ना, कोई ट्रेनिंग लेने के बाद तो हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू अक्वायर सम ट्रेट। मैंने तुम्हें एप्टीट्यूड याद करने का क्या तरीका बताया था। अगर एप्टीट्यूड रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू आएगा, कैसे उसको पढ़ोगे, एप्टीट्यूड में क्या करोगे, एप्टीट्यूड इक्वल टू फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर परफॉर्मेंस। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है फ्यूचर परफॉर्मेंस या फ्यूचर पोटेंशियल को हमारा मेजर करना। कोई कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई डिफिकल्ट, ठीक है ना।
द नेक्स्ट थिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम अभी तक बोल रहे थे, द टेस्ट से हम इंडिविजुअल पोटेंशियल उस क्षमता को मेजर करते हैं कि क्या हम फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सके। अगर मुझे तुम्हारी क्षमता पता है तो मैथ्स में या साइंस में कितना ही स्कोर कर सकते हो, मैं ये बता सकती हूँ मैं भी कितना ही स्कोर करूँगी। हमारा पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल मुझे क्या मुझे कैसे पता चलेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से पता चलेगा। ठीक है जी। उसके बाद द नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो था केस स्टडी, जो मैंने तुम्हें बताया था एक इंसान की या किसी जन्म कुंडली जब हम निकालते हैं। केस स्टडी करने की स्टडी बहुत इन डेप्थ होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, और जब भी हमें किसी स्टडी करनी हो तो हमें उसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, सब कुछ करना होता है। केस स्टडी एक अम्ब्रेला टर्म हुआ, और उस केस स्टडी को कंप्लीट करने के सारे मेथड जो होते हैं उसके अंदर आते हैं। So it is an intensive study of an or a situation about a behavior. हमारा आ जाता है कॉग्निटिव असेसमेंट। अगर तुम्हें याद होगा तो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो हमने डिस्कस किया था, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम एमर्ज होके आया था, राइट? यस। द बैटरी ऑफ टेस्ट trying to measure the four basic pass processes: planning, attention, simultaneous and success। ठीक है जी। दिया था, अगर मैं बोल दिया था पास मॉडल, टास्क और जी, और कॉग्निटिव असेसमेंट ने वो किया था टास्क एंड नाइटिलिटी। के बाद आ जाता है हमारा कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी थ्योरी के अंदर था? स्टर्नबर्ग की थ्योरी। मैंने कहा था स्टर्नबर्ग जो थे वो दिलचस्प आदमी थे, उनको 3 नंबर से बहुत प्यार था। का जो 3 टाइप जो इंटेलिजेंस डायरेक्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो उन्होंने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। पहला टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो था वो था कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंट, जहां पे तुम इंफॉर्मेशन को जब एनालिटिकली बहुत सोच समझ के तो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके जब समझते हो, इंफॉर्मेशन वायर करते हो, तो ट्रांसफॉर्म करते हो, दैट इज कॉम्पोनेंशियल। तो हम और क्या कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं? एनालिटिकल। हमने यहाँ पढ़ा था कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम एवरीडे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद आइडियाज। ठीक है। फिर आ जाता था हमारा क्रिएटिविटी, पर हमने कल बहुत डिस्कशन करी थी। मतलब क्या, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब तुम सोल्यूशन, नया सोल्यूशन जब लेके आते हो वो क्रिएट होती है ना। अबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज, ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम सोल्यूशन दैट आर नॉवल एंड एप्रोप्रिएट। सही भी होना चाहिए, नया भी होना, ओरिजिनल भी होना और यूज। बाद हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा था। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या था? तुम्हारा ये साइड ऑफ इंटेलिजेंस था, है ना, जहाँ पर हम अपने खुद के इमोशन समझते थे, पहचानते थे, उसको कंट्रोल करते थे। हम दूसरे इमोशंस को समझते थे, उनको हेल्प करते थे रेगुलेट करने। हम अपने आप को मोटिवेट करते थे, है ना। ये सब चीजें अपने एक इंटरपर्सनल को हैंडल कर सकते थे। तो इंसान ये सब कर सकता था, वो इमोशन, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का कैरेक्टर डिस्कस किया था। यस। तो इसके हमारे पास क्या था? इमोशनल क्वोशिएंट। के बाद हमारे पास क्या था? कल्चर फेयर टेस्ट। मैंने तुम्हें टाइप ऑफ टेस्ट बताया था इंटेलिजेंस टेस्ट कैटेगरी। एक मैंने बताया था मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया था कंटेंट ऑफ आइटम्स। तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट। कंटेंट में क्या था? वर्बल है, नॉन वर्बल है या परफॉर्मेंस। और तीसरा टाइप था कल्चर फेयर है या कल्चर बाय। कल्चर फेयर टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट हर कल्चर में एप्लीकेशन, हर कल्चर की वो ऐसा, ये टेस्ट जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि इस कल्चर में चलेगा और उस कल्चर में नहीं चलेगा। मतलब एशियन कल्चर में चलेगा और वेस्टर्न कल्चर में नहीं।
अफ्रीकन कल्चर में चलेगा, मतलब ऐसा सेलेक्टिव नहीं होता, ये सारे कल्चर में यूनिवर्सल होता है, सारे कल्चर में चलता है। ये टेस्ट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल, कल्चर फेयर, फेयर मतलब भेदभाव नहीं करता है, सबके साथ इक्वल है, कल्चर फेयर, है ना। इससे रिलेटेड एक और था कल्चर बायस्ड, जो था कल्चर बायस, जो इंडिया का टेस्ट है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल, वो बाहर कल्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं ना। बाद आ जाता था हमारा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो किस पे फोकस करता था, तो इसका दूसरा नाम क्या था, कॉम्पोनेंशियल का नाम था एनालिटिक, कॉन्टेक्चुअल का नाम था प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल का नाम क्या था, बोलो तो, का नाम क्या था, एक्सपीरियंशियल का नाम था ना, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का नाम था, क्रिएटिव अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। ने भी थोड़ी चीटिंग करी है, ठीक है, मैं भी तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, बट मैं भी बीच में भी भूल जाती, बिकॉज बहुत सारी थ्योरी हम लोग भी बीच में, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, तो उसको हम क्या बोलते थे, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ना। के बाद आ जाता है हमारा जी फैक्टर, जी फैक्टर मैंने क्या बताया था, जनरल इंटेलिजेंस मतलब एग्रीगेट, मतलब ना ये तो इंटेलेक्चुअल जो सबके अंदर हो, है ना, इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस मेंटल पर स्पेसिफिक आती है, बट जन जी फैक्टर मतलब बेसिक मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। हमने इंडिफरेंसेस पढ़ा था कि जब दो लोगों के बीच काफी डिफरेंसेस होती हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेके जो बहुत डिस्टिंग, बहुत वेरिएशन, है ना, उस इंडिविजुअल बोलते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस हमने पढ़ा था, वो लोग एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होते हैं, एफिशिएंट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होता है, आईक्यू उनका 130 से ज्यादा होता है, पढ़ा था, यस। इंटेलेक्चुअल का आईक्यू 70 से कम होता है। ये चार तरीके के इंटेलेक्चुअल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, है ना। माइल्ड और मॉडरेट वाले अपना काम फिर भी कर सकते हैं, मॉडरेट वालों को थोड़ा सुपरविजन लगता है, लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड को लाइफ केयर लगता है, लाइफ टाइम सपोर्ट लगता है, पढ़ाया था मैंने। तो इन लोगों का अडेप्टिव लोगों का आईक्यू 70 से कम होता है, और इन लोगों का अडेप्टिव बिहेवियर में भी डेफिसिट, अडेप्टिव लाइक सोशल एवरीडे बिहेवियर नहीं। फिर हमारा ओवरऑल एक टॉपिक आ जाता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या था कि कैसे तुम अपनी दुनिया को समझते हो, कैसे तुम अपनी को रैशनल, लॉजिकल, और फिर कैसे तुम फोर्सेस इफेक्टिवली, जो भी तुम्हारे पास आजू बाजू रिसोर्सेज हैं, कैसे तुम करके अपने चैलेंजेस को डील करते हो, ये हम पढ़ा था। ऑल्सो कैसे तुम्हारा जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, कैसे मॉडिफाई करते हो, पैसिवली कोई एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसे मॉडिफाई करते हो टू योर रिक्वायरमेंट्स ना। बाद इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पढ़ा था, वो टेस्ट जो किसी इंसान की इंटेलिजेंस के लेवल को मेजर कर सकते हैं। बाद इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब जहाँ पे तुम क्रोनोलॉजिकल मेंटल एज, लॉजिकल एज से डिवाइड करके और मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया था, किस आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, कब दिया था, 1912 में, ठीक है जी। बाद आ जाता है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा प्रेफरेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्ट ना, मैंने तो एग्जांपल क्या दिया था, तुम्हारा प्रेफरेंस टुवर्ड्स कुकिंग, तुम्हारा प्रेफरेंस टुवर्ड्स गेमिंग, तुम्हारा प्रेफरेंस टुवर्ड्स रीडिंग, रील बनाना बहुत पसंद है ना, एडिट्स बनाना तुम्हें बहुत पसंद है,
तुम्हारा प्रेफरेंस उसकी तरफ क्या है, ज्यादा है कम है, दैट इज योर। फिर आ जाता है हमारा इंटरेस्ट, मतलब जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो हम दोनों का, मैं तुमसे सवाल पूछूं, जवाब दोगे, है ना, और मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन कर सकती, गैदरिंग। आ जाता है मेंटल एज। मेंटल एज मतलब तुम्हारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, तो जो लोग तुम्हारे ही मुकाबले तुम्हारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अगर तुम 15 साल के हो तो तुम्हारे रिलेटिव में और भी जो तुम्हारे 15 और भी जो तुम्हारे आजू बाजू 15 साल के लोग, उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और तुम्हारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या सेम, मतलब 15 साल के हिसाब से तुम्हारी क्या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डेवलप हुई है मेंटली। ठीक है, आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या, जहाँ पे रिसर्चर बहुत सोच समझ के किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है बिना उसमें कोई छेड़छाड़ करे। मतलब तुम एक रूम में बैठे हो और वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है ये बच्चे कब शोर मचाते हैं या कब लड़ाई करोगे कि उनको बताओगे लड़ने की नहीं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, बस तुम उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे वो क्या कर रहे हैं और वो कब लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं, तो होता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेथड है, रिकॉर्डिंग प्रिसाइज मेथड। बाद आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग अगर हम पास मॉडल का देखें तो कंपोनेंट, जहाँ पर हम प्लान करते हैं, जब हमारे हम करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, है ना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, प्लानिंग में। फिर आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्टिव है जिससे कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर कर सकते हैं ना, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी मेंटल, कोई भी बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं जो भी हमारे आज जो हमारे क्लाइंट है, हमारे लोग हैं, हम उनकी थोड़ा बेहतर करने में, थोड़ा सा उनको अपने उनके बारे में बताने में हम हेल्प कर सकते हैं ना, उनकी डिसीजन बनाने में हेल्प, तो समझ उनको अपने आप को समझने में हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट काम करता है। फिर आ जाता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जैसे तुम्हें पता है जहाँ पर दो चीजों को हमें जब साथ में करना, जैसे मल्टीटास्किंग जब करते हो, वो चीजें साथ में होती है, ब्रेन भी क्या करता है, दो चीजों को जब साथ में करता है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जैसे आरपीएम का मैंने एग्जांपल दिया था, जहां पर हमारे पास एक फिगर होता है और उसमें से फिगर मिसिंग होता है, 6 नीचे ऑप्शन होता है और तुम्हें बताना होता है कि कौन सा फिगर अप्रोप्रिएट वहाँ पे, है ना, कौन सा वहां पे लगेगा, तो वहां पे तुम क्या कर रहे हो, खाली फिगर को पहले समझ रहे हो, फिर हर एक ऑप्शन के साथ रिलेशन देख रहे हो, तो बहुत साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग यहाँ पे हो। तो वेयर यू ऑफ द स्टिमुलस सिचुएशन, कॉम्पोजिट एंड मीनिंग पैटर्न, थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में लिखा है बट मतलब वही आ जाता है। सिचुएशन के बारे में मैंने क्या बताया था, याद है, शुरू मैंने बताया था, तुम्हारे सिचुएशन, तुम्हारी जो हालात है, तुम्हारा जो हाँ, तुम्हारे जो इतने हालात है, सर्कमस्टांसेस का तुम्हारे बिहेवियर पे काफी इन्फ्लुएंस होता है, तो जरूरी नहीं तुम्हारा नेचर होता है, कभी कभी तुम्हारा नर्चर, तुम्हारा सिचुएशन भी तुम्हारे बिहेवियर को काफी इन्फ्लुएंस करता है। भले ही तुम्हारा एट्रीब्यूट एक तरीके, तुम्हारा सिचुएशन इतना पावरफुल होगा, वो तुमको उसी तरीके से बिहेव करने में मजबूर, चाहे तुम्हारे ट्रिक अलग होंगे, लेकिन तुम वैसे ही करोगे। चाहे तुम और तुम्हारा दोस्त एक कैफे में गए खाने के लिए, भले ही तुम्हारे पर्सनालिटी ट्रिक होंगे, लेकिन जब तुम उस कैफे में गए तो तुम करोगे जैसा वो डिमांड करेगा और तुम दोनों ही वैसा बिहेव करोगे, दैट इज। आ जाता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, जहाँ पे एक प्रोसेसिंग खत्म हो, जहाँ पे एक चीज पर दूसरी, जैसे एक कॉल से हमें दूसरी याद आ जाती है, हम टेबल जब बोलते हैं 2 1 2 का ही 4 बोलेंगे ना, 2 6 तो बोलेंगे 1 2 के बाद ना, तो एक याद करने से
हमें याद आ जाती है, तो दैट इज फॉर सक्सेसिव। एंड लास्टली हमारे वैल्यू, हमारे अबाउट योर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर बेसिस करते हो, वो एक बेस होता है ना, एक होती है। तो हर किसी का वैल्यू सिस्टम अलग होता है, हर किसी का बिलीफ अलग होता है। मेरा बिलीफ है ईमानदार रहना, मुझे हमेशा अपना काम टाइम पे करना है। अगर कभी भी मेरा ये वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, फिर मैं इरिटेट लगती हूँ। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीफ, हमारे बिहेवियर को बहुत सपोर्ट करता है। ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 का ग्लॉसरी। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस हमारे एमसीक्यू है। 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, एंड वाटर ब्रेक ले लो। उसके बाद अपन लोग एक बार हमारा जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर उसको भी जल्दी जल्दी है। 1 मिनट का वाटर ब्रेक लो। समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है, अगर कुछ जा रहा है तो जस्ट बता दो, मैं तुम्हें। ठीक है, चलो अब अपन लोग जल्दी जल्दी एनसीईआरटी क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो इसको हम डिस्कस। सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टराइज एंड डिफाइन इंटेलिजेंस। क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें इंटेलिजेंस में भी अभी तक की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ब्रीफली लिखना था जो मैंने तुम्हें। इंटेलिजेंस क्या था, जैसे हम जानते हैं हर एक इंडिविजुअल अलग होता है और इंटेलिजेंस अलग होता है। लोगों को समझने के लिए कैसे अपने बिहेवियर पे अडेप्ट करेंगे, कौन से एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, सब इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है? अगर हम लेमैन पर्सन, अगर हम ऐसे आपस में बात करते, जो लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जो लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं ना, वो लोग इंटेलिजेंट। जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपनी उन्होंने क्या कहा था, इंटेलिजेंस मतलब जब तुम कोई भी चीज समझ रहे हो है ना, अंदर परसीव कर रहे हो और जान रहे हो, दैट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन। फिर अल्फ्रेड बिनेट चाचा थे, उन इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, उन्होंने भी अपना डेफिनेशन दिया था इंटेलिजेंस का, कि जब तुम जज कर सकते, समझ सकते हो, उसका मतलब निकाल सकते, देन यू आर इंटेलिजेंट ना। बाद जो डेविड वेशलर थे, जिन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट दिए, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वो जब तुम एनवायरनमेंट में जब अडेप्ट करते हो अच्छे से, तब यू आर इंटेलिजेंट। उन्होंने इस पर ज्यादा एम्फोसिस, ये कहा था कि जब तुम सोच सकते हो, हिसाब से एक्ट करते हो, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्ट करते हो और अपने एनवायरनमेंट करते हो, अपने एनवायरनमेंट ना, देन यू आर इंटेलिजेंट। और उसके बाद रॉबर्ट गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था, इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं करता, कि कोई भी एनवायरनमेंट है तो अडेप्ट करोगे तो तुम, लेकिन एनवायरनमेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से जब तुम मॉडिफाई करते हो ना, देन यू आर इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम अभी दिल्ली में हो, ठीक है? तुम दिल्ली में हो, अब तुम दिल्ली कहीं बाहर चले गए, बैंगलोर चले, है ना, तो जब तुम बैंगलोर जाओगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लेकिन अगर तुम एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते ना, वहाँ के वेदर में तुम अपने आप को अडेप्ट कर ले, वहाँ के लोगों में तुम अपने आप को अडेप्ट कर, और उसके साथ साथ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को तुम थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लेते हो। जैसे तुम अपना वहाँ पे घर बना लेते हो और अपने घर में ही हिसाब से अपनी चीज़ क्रिएट करते हो, अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो। तो देन यू आर इंटेलिजेंट। यू आर नॉट जस्ट पैसिव एक्सेप्टिंग व्हाटएवर द एनवायरनमेंट इज, एक्टिव को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुम एक्टिवली
मॉडिफाई करना। आ रही है बात? दैट इज पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ, इसमें तुम्हें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और कोई भी क्वेश्चन अगर इंटेलिजेंस से आता है, उसकी आता है, थ्योरी से रिलेटेड आता है, तुम तब एक इंट्रोडक्शन इंटेलिजेंस एक डेफिनेशन मेनली ये वाली ली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, to what extent is our intelligence the result of heredity and environment? बस ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ, में नहीं पर शायद तो पढ़ लेना, इसको याद तो कर लो कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी का रिजल्ट है या एनवायरनमेंट से ज्यादा फर्क? मैंने तुम्हें क्या बताया था, बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। अगर मैं हेरिडिटी बात करूँ तो ट्विन और एडॉप्टेड से आया था, तो आइडेंटिकल ट्विन तो एक जैसे का जेनेटिक 100% सिमिलर होता है। अगर हम उनको साथ में उनकी परवरिश करते हैं तब इंटेलिजेंस 0.90 होता है। लेकिन अगर हम उनकी परवरिश अलग अलग करें, लाइक एक एक बच्चा हमारे घर में और एक बच्चा दूसरे के घर का इंटेलिजेंस तो 0.72 मतलब कंपेरेटिवली हाई ही होगा। लेकिन अगर अब ट्विन अगर चाइल्डहुड में सेपरेट हो जाए तो भी उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें जिनका जेनेटिक मतलब 50% सिमिलर होता है, अगर हम साथ में परवरिश करें तो उनका इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर उनकी परवरिश अलग अलग होती है, अलग अलग घरों में होती है, तो 0.35 हो जाता है। अगर हम नॉर्मल सिबलिंग की बात करें तो उनका जब उनकी साथ में परवरिश होती है तो 0.50 होता है। लेकिन जब उनकी परवरिश अलग अलग होती है तो उनका कोरिलेशन 0.25 होता है। ये हो गई ट्विन स्टडी। स्टडी क्या थी हेरिडिटी के अंदर, एडॉप्टेड। क्या बताया था, वो बच्चा है उसका इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल पेरेंट के जितना ही सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू द एडॉप्टिव। आ गई बात, ये हो गया हेरिडिटी। अब आ जाते हैं एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट में क्या था, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे वैसे अगर एडॉप्शन स्टडीज की बात करें तो उनका इंटेलिजेंस लेवल उनके एडॉप्टिव पेरेंट जैसा होते जाता है। वो भी बच्चे डिसएडवांटेज गरीब यहाँ पे बहुत चीजें नहीं पाती हैं, तब उन बच्चों को अच्छे घर के लोग एडॉप्ट करते हैं, लोग एडॉप्ट करते हैं, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, वो लोग एडॉप्ट करते हैं, तो उनका इंटेलिजेंस काफी बढ़ता है। तो एविडेंस क्या दिखाता है कि अगर तुम्हारे एनवायरमेंट का न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ स्कूल, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हारा इंटेलिजेंस कम हो। ठीक है? बाद में क्या कंसेंसस आया था कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हेरिडिटी एक इंसान की डेवलपमेंट में एक इंच सेट करती है कि इतना तो उसका पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरनमेंट को हारती है ना, उसको वो और अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे वो चीज उभर के आती है ना। ये हमने पढ़ा था, तो तुम्हारे से क्वेश्चन भी था है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस करो जो गार्डनर ने किया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 और 6 आकर का आराम से आ जाता है। ठीक है, तो गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का पूरा नाम है, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था कब, 1980। मैंने हर जगह डेट उसे याद कर सकती है जी। उनके हिसाब से क्या था कि इंटेलिजेंस एंटिटी है, दैट बहुत अलग अलग इंटेलिजेंस है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जरूरत आने पे सब एक साथ काम करते हैं। जैसे घर के लोग सब अलग अलग हैं लेकिन जरूरत पड़ती तो सब साथ में आके एक काम करते हैं ना। अगर एक इंटेलिजेंस एक इंसान के अंदर एक तरीके की, मतलब ये के अंदर दूसरी ज्यादा है या कम, ऐसा कुछ नहीं, सबका अलग अलग स्टेट। गार्डनर ने 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, मैंने कहा था मैं
इसमें तुम्हें 9। तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज, तुम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शब्दों का खेलते हो और वो सामने रखते हो, लोगों की भावनाओं को समझ के तुम शब्द अपने इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हारा ये सब होता है तो देन यू हैव अ हाई ऑन लिंग्विस्टिक, पोएट और राइटर। जैसे कि मैंने भी एक किताब लिखी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम अ लिंग्विस्ट, आई हैव अ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी बहुत मुझे शब्दों का वो है, आई एम गुड एट राइटिंग, थोड़ी बहुत तो मेरे अंदर भी होगी। बाकी किताब अगर पढ़नी है तो उसका डिस्क्रिप्शन कैजुअली। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब क्या, अच्छे प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, अगर मैं नॉर्मल बात तो मैथ्स टीचर, जितने भी साइंटिस्ट हो, मैथ्स टीचर बात करो, हो गए ना, ये सब हो गए ना। बात स्पेशल की अगर मैं बात करूँ, माइंड में कितने को विजुअली मैनिपुलेट कर सकते हो, मेंटल इमेज कर सकते हो ना। जैसे पायलट से लोगों को पता है कि यहाँ पर इतना और हमें ड्राइव करना पड़ेगा, इतना इतने दूरी के बाद अब लैंडिंग होगी ना। इंटर सोचता है, इमेजिन करता है, तो उसके बहुत अच्छे होते हैं। आ जाता है म्यूजिकल, तो जो हमारे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं उनको पता है कौन सी आई जाएगी ना, कौन सा साउंड कैसे अगर हम घुमा फिरा के करें तो अच्छा कुछ बन जाएगा। जैसे पुराने गाने का जब नया रिमिक्स बनता है तो इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस करना है, कुछ नया लाना है, तो म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक, तो ये लोग अपनी इंटेलिजेंस आ जाता है बॉडली काइनेस्थेटिक, जिसमें वो लोग अपनी बॉडी सुंदर सुंदर तरीके का कुछ बनाते हैं, हाथ को ऊपर करके, पैर को सीधा कर, मतलब सब कुछ बनाना, ऐसा लगता है उनकी बॉडी में रबर है, अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल होता है। दैट इज बॉडली काइनेस्थेटिक। आ जाता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब मेरे को समझ, है ना, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हो, जब तुम्हारे अंदर इस समझ होती है तो पर्सन, मैं टीचर हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, है ना, साइकोलॉजिस्ट, तो मैं तुम्हारे साथ एक मतलब रिलेशन बना सकती हूँ अच्छे से। पता है तुम्हारे साथ रिलेशन मुझे कैसे बना, पता है तुम्हें कंफर्टेबल कैसे फील कराना है ना। तो ये सब हो गया इंटरपर्सनल। आ जाता है इंट्रापर्सनल, जहाँ पे तुम्हें अपने बारे में एक नॉलेज हो, पता है मेरे और वीकनेसेस क्या है, मैं किस चीज में हूँ, किस खराब हूँ, मेरे तब क्या फीलिंग, क्या इच्छाएं हैं, क्या ख्वाहिशें हैं। तो तुम्हें ये सब चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने बारे में, अपने बारे में। इंट्रा मतलब खुद, सेल्फ। इंटर मतलब आपस में ना, वो हो गया फर्क। तो इसमें जैसे फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल्स आ जाते हैं, फिर आ जाता है नेचुरलिस्टिक, फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना, जैसे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जिस इंसान को बहुत ज्यादा पता होता है, ये पौधा यहीं उगता है, ये जानवर यहीं उगता, ये ऐसी है, ये ऐसी हो, तो जितने भी हंटर, फार्मर, टू, ये सब जो नेचुरली। लास्ट जो मैंने बताया था वो हुआ मतलब अपने बारे में, लाइफ के बारे में, वजूद के बारे में नॉलेज होती है, तो तुम उसके के बहुत डीप सोचते हो। तो एग्जिस्टेंशन मतलब मेरा एग्जिस्ट, मेरा वजूद, रिलेटेड जब तुम क्वेश्चन करते हो, दैट इज, और तुम्हें उसके बारे में उसका आंसर भी पता है, तो उनको पता होता है कि मेरी का मतलब क्या है, मेरी का मकसद क्या है, मैं ऐसे कौन कैसे कैसे बड़े बड़े गोल्स हैं उसमें मेरे एक्शंस का वो होगा, रिपरकशंस, इफेक्ट्स क्या होंगे, है ना, ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या होता है, फलाना चिमकी, सब चीजें फिलोसोफर, थियोलॉजियन, पास्टर को, तो ये लोगों में अगर एग्जाम में पूछ गार्डनर की तरीके की लाइन लिखो,
एट नहीं है। उसके बाद कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ट्रायगिक थ्योरी जो हमें इंटरव्यू हेल्प करने में भी 4 या 6 मार्कर का आता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में ट्रायगिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस मतलब जब तुम अपने एनवायरनमेंट अडाप्ट करते हो, उसको अपने हिसाब से shape करते हो, उसको अपने आप मॉडिफाई करते हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के, तो तुम इंटेलिजेंट है। तो इनके हिसाब से 3 तरीके की इंटेलिजेंस। पहला है कॉम्पोनेंट इंटेलिजेंस, एनालिटिकल कहते हैं, जहाँ पर तुम हर प्रॉब्लम को, हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, तो कंपोनेंट डाउन करते हो अच्छे से समझने के लिए, समझ लॉजिकली को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इंटेलिजेंस में कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन, वहाँ पे मतलब एक्वायर, अंदर नॉलेज लेना, नॉलेज को ना, ठीक है। जैसे तुमने नॉलेज अंदर ले ली, फिर क्या कर रहे हो, तुम प्लान कर रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना, फिर आ जाता है परफॉर्मेंस, जहाँ पे तुमने जो प्लान किया तुम उसको आ जाता है इंटेलिजेंस को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पर हम अपने पास्ट करके आज के नॉवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारी क्रिएट आज की प्रॉब्लम को तो पुराने एक्सपीरियंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो नए नए डिस्कवरी, नए नए इन्वेंशन जो लोग बनाते हैं उनके अंदर ये ज्यादा होता है। बात आ जाता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जहाँ पर तुम एनवायरमेंटल डिमांड्स के साथ काफी डील करते हो ऑन अ डे, स्मार्टनेस या बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो तुम इस इंटेलिजेंस में क्या करते हो, अपने आप अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हो, तो अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हो, हिसाब से स्टर्नबर्ग के हिसाब से कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिस वो लोग कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में ज्यादा हाई होते हैं, वो लोग काफी तो मतलब को पता होता है कि हमारे एनवायरनमेंट हम क्या डिमांड कर रहे हैं और हम अपने एनवायरनमेंट से। फोर्थ क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री लॉजिकल। याद आ रहा है पास मॉडल हमने पढ़ा था, तो पास मॉडल स्टैंड फॉर प्लानिंग, अराउजल एंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो जेपी दास, जैक नेक एंड किल में दिया था। इसके हिसाब से जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो एक इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग लॉजिकल सिस्टम, अटेंशन, अराउजल, प्लानिंग, साइमल्टेनियस और ये सब। तो एक एक करके इसका फटाफट हम अराउजल, जब तक तुम इंफॉर्मेशन से अराउज नहीं, तो जैसे तुम अटेंशन प्रोसेस भी कर पाओगे, तो अराउजल एंड वेरी बेसिक एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल अटेंशन। तो जैसे मैंने टेस्ट का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे वो आ जाता है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन जो वायर्ड करी है, अब तुम उसको साइमल्टेनियस प्रोसेस कर सकते हो या सक्सेस कर सकते हो। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों के बीच रिलेशन और उसको समझ करते हो और उसका मतलब निकाल। तो मैंने आरपीएम के बारे में भी बताया था, तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बस रिविजन। और सक्सेसिव क्या था कि जब हम सारी इंफॉर्मेशन याद कर ले, तो एक करने से याद आ जाती है, तो ये सक्सेसिव हो गया। फिर प्लानिंग हो गई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद हम उसको एक्शन में लाते हैं, करते हैं और ये देखते हैं कि कितना असरदार था, और अगर प्लान काम नहीं करता तो फिर हम उसको अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल तो वो टेस्ट का था, अगर तुमने तुम्हारा टेस्ट है, अच्छे से नहीं पढ़ा, तुमने प्लान किया था कि मैं 6 घंटे का वन शॉट देख लूंगा, लेकिन वो काम नहीं आया, तो तुम दोस्तों से हेल्प मांगोगे, किताब पढ़ोगे, फलाना फलाना, ठीक है। और इसी बेसिस दास और नाइगेल जी कॉग्निटिव असेसमेंट बनाया था 5 to 8 के लिए, जैसे कि कॉग्निटिव जितने भी बच्चे कॉग्निटिव डेफिसिट हम कर सकते
फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन, क्या कोई कल्चरल, हाँ या ना? हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस। अगर हम रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की की बात करें तो कहा था कल्चर जो है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट तुम्हें देता है जहाँ पे इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, डेवलप होता है, समझ में आती है हमें बारे में। टर्नबर्ग ने भी कहा था कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। एंड जैसे प्राइमरी मेंटल फंक्शंस, रोना, मदर की वॉइस को अटेंशन हासिल होता है, लेकिन प्रॉब्लम तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, तुम किस बारे में कैसे सोच रहे हो, वो तुम्हारा कल्चरली प्रोड्यूस है। बाद हमने इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करी। टेक्नोलॉजिकल जो था वो वेस्टर्न था ना, और इंटीग्रल तुम्हारा इंडियन था, करेक्ट। तो टेक्नोलॉजिकल क्या था, यहाँ पे पैटर्न था, यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस था वो अटेंशन, मैनिपुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पे ज्यादा था, है ना। और यहाँ पर तुम्हारा साइजली अप्रोच था यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा एशियन अफ्रीकन वैल्यू नहीं किया गया। बात करूँ तो यहाँ पे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट को ज्यादा फोकस किया था, यहाँ पे पर्सपेक्टिव था। यहाँ पे कॉग्निटिव के साथ साथ नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस बताया था। संस्कृत वर्ड बुद्ध फोकस था, तो तुम्हारे पेरेंट्स ऑलरेडी वाज होलिस्टिक, जहाँ पे मेंटल एफर्ट, बहुत सारी चीजें, इमोशन एंड सबके साथ साथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी था, तो वो होलिस्टिक। के अलावा ये फॉलोइंग कॉम्पिटेंसी, एक एक मार्क का क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, 4 मार्क का आ जाता है। तब पे तो तुम्हारा 1 1 मार्क का आएगा कि एक कॉग्निटिव कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस, ठीक है। देन आता है 7th क्वेश्चन, व्हाट इज आईक्यू? आईक्यू क्या है? हाउ डू साइकोलॉजिस्ट क्लासिफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू स्कोर? तो आईक्यू क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। 1912 में विलियम स्टर्न ने अब इसका कॉन्सेप्ट, अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, और फॉलोड बाय क्रोनोलॉजिकल। ये है आईक्यू का फॉर्मूला, जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम होती है तो आईक्यू इक्वल होता है, एवरेज होता है। अगर मेंटल एज तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो तुम्हारा इंटेलिजेंस अबव एवरेज होता है, और जब तुम्हारा मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है तो तुम्हारा बिलो एवरेज होता है। अब साइकोलॉजिस्ट लोगों को कैसे क्लासिफाई करते हैं आईक्यू को? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं, तो उसमें एक्सट्रीम अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल कर्व होता है, मीन आईक्यू जो होता है वो 100 होता है, 100 to 110 नॉर्मल इंटेलिजेंस, आईक्यू 70 से कम होता है वो इंटेलिजेंट होते हैं, और जिनका आईक्यू 130 से होता है वो इंटेलिजेंट होते हैं। क्या था, हाँ या ना? उसके बाद वर्बल और परफॉर्मेंस क्या डिफरेंस है, कि तुम्हारा 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्बल टेस्ट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट को पढ़ के ना होता है या बोलना होता है, रिस्पॉन्स अपना लिख देना होता है या तो या बोल के देना, लेकिन परफॉर्मेंस में उसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रिटन लैंग्वेज जरूरी, लैंग्वेज परफॉर्मेंस में। वर्बल तुम सिर्फ पढ़े लिखे कर सकते हो, परफॉर्मेंस तुम पढ़े लिखे के साथ साथ बिना जो पढ़ वर्ड नहीं कर सकते। वर्बल टेस्ट कल्चरली बायस्ड होता है और परफॉर्मेंस टेस्ट कल्चरली फेयर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सीआई वर्ब टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। परफॉर्मेंस का क्या है, ड्रॉन अ पर्सन, पोस्ट ब्लॉग डिजाइन, सब इसके एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, all person do not have the same intellectual capacity, how do individuals vary in intellectual ability? यहाँ पे तुम intellectual and intellectual गिफ्ट के बारे में बात करो, छोटा छोटा बात करके, ज्यादा डिटेल, मतलब मैंने तो डिटेल में लिखा है, बट इतना डिटेल मतलब डिपेंड करता है
फिर 6 मार्क का आएगा तो तुम्हें इतना लिखना। तो यस, हर इंसान की सेम कैपेसिटी है एंड सबकी वो लोग काफ़ी वेट करते हैं अपने इंटेलेक्चुअल वो परसेंट जो पॉपुलेशन वो आईक्यू 2% ऑफ पॉपुलेशन वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड भी हैं और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी है ना। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब अगर हम इंटेलेक्चुअली डेफिसिट की बात करें तो इन लोगों का सब एवरेज जनरल है एडेप्टिव बिहेवियर एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट आईक्यू 70 से कम होता है, अपनी एवरीडे एक्टिविटी कर पाते हैं और ये जीरो को हमें रिकॉर्ड करना होता है। बात अगर हम इंटेलेक्चुअल बात करें 4 लेवल्स होते हैं। ये दोनों लेवल्स को लाइफ केयर सपोर्ट हमेशा लगेगा। ये जो है अपना काम आराम से कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। मॉडरेट वालों की वो थोड़ा मॉडरेट सुपर लगता है, ठीक है। अगर हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस की बात करें तो मैंने करी थी और उसके ये देखा था कि बहुत मतलब उन्होंने ये स्टडी करी थी ये देखने की ज़्यादा इंटेलिजेंस ना सक्सेस उससे रिलेटेड। बाद में ये जाके पता चला था कि साइंस का अटेंशन ज़्यादा होता है, वो लैंग्वेज जल्दी सीख जाते हैं ना, उनका पावर ज़्यादा होता है, नई चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस और ये सब उनके कुछ कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द टू आईक्यू और ईक्यू और रिलेटेड तुम्हारे हिसाब से क्या ज़्यादा जरूरी आईक्यू या ईक्यू? ऑफ कोर्स ईक्यू। तो तो ज़्यादा है क्योंकि बहुत लोग एकेडमिकली टैलेंटेड होते हैं लेकिन रिलेशनशिप वगैरह में वो अच्छे नहीं होते हैं, इनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है। इंटेलिजेंस क्या है? जब तुम अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, मीन कर निकाल सकते हो, द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस was first introduced by Salve and Mayer। तो ये वाला एस्पेक्ट रहेगा। बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस कैसे है और एप्टीट्यूड को हम मेजर। तो एप्टीट्यूड क्या हुआ? तुम्हारी क्षमता इंडिविजुअल सम स्पेसिफिक स्किल आफ्टर टेस्ट तुम्हारा इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेज वन मोर एंड मोर एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस your global and aggregate capacity think rationally act purposefully and deal with her environment। अगर मैं पूछूं एप्टीट्यूड से कैसे तो टेस्ट मतलब एक के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा फुटबॉल के लिए, बस उतना पोटेंशियल नहीं होगा कि वो एक अच्छा फुटबॉलर बन सके। इस तरीके से टेस्ट एक तुम्हारा प्रेफरेंस है किसी एक्टिविटी, एप्टीट्यूड तुम्हारा पोटेंशियल है किसी एक्टिविटी। इस तरीके से अगर मैं इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस, इंटेलिजेंस तुम्हारा ब्रॉड मेंटल एबिलिटी कवर करता है, स्पेसिफिक एबिलिटी है ना। दो लोग जिनका सेम आईक्यू है, एवरेज हूँ मैं भी एवरेज हूँ ना, तुम्हारा भी एवरेज आईक्यू मेरा भी एवरेज आईक्यू, हम दोनों के एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड को हम अपन लोग मेजर कैसे करते हैं? दो तरीके बताए थे, एक और एक था मल्टीपल। इंडिपेंडेंट में क्या था? इंडिपेंडेंट अलग अलग स्पेशलाइज्ड क्लरिकल मैकेनिकल न्यूमेरिकल वगैरह। और एप्टीट्यूड अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ जहाँ पे बहुत सारे एप्टीट्यूड को कंबाइन कर क्या यूज होता था, टीबी और एएस ज्यादा न्यूज क्या करते थे, जहाँ पे 8 सब टेस्ट जो मैंने कैसे तुम्हें याद करवाए थे, 4 रीजनिंग, 4 अलग वर्बल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बात क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूज ना। और इसका इंडियन अडेप्टेशन किसने किया था? जेएम ओज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा 4 and 6 वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है कैसे इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एक व्यू ये है कि जो इंसान जल्दी सीख सकता है और कोई भी चीज सही कर सकता है तो उसको
कर सकता है, वो काफी इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू क्रिएटिव। ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग्स क्या कहती है, अब तो उसमें हमने रिसर्च फाइंडिंग्स जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ी थी। तो टर्डमैन जो थे 1920 में, तो जो लोग आईक्यू का आईक्यू बहुत ज्यादा है, वो क्रिएटिव समय पे जो लोगों का आईक्यू कम था उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा थे। बाकी लोगों ने ये भी देखा है कि जो लोग गिफ्टेड होते हैं अच्छा मतलब लोग अच्छे क्रिएटिव बहुत क्रिएटिव बाद दोनों हाई और लो लेवल ऑफ क्रिएटिव है, वो हाईली इंटेलिजेंट और लो इंटेलिजेंट और एवरेज, कहने का मतलब जो हाई इंटेलिजेंट है उसमें हाई क्रिएटिविटी हो सकती है, तो एवरेज हमारी और मेरी है उसमें हाई क्रिएटिविटी हो सकती है और लो हो सकती है। लेकिन यस, एक अब थोड़ा सा इंटेलिजेंस होना जरूरी है इन ऑर्डर, सेम पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं हर इंटेलिजेंट वाला जो है वो क्रिएटिव है ना। तो सेल्फ इंटेलिजेंस डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी। रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि क्रिएटिव और इंटेलिजेंस थोड़ा सा पॉजिटिव मतलब सारे क्रिएटिव के लिए थोड़ा तो इंटेलिजेंस लगेगा समझने के लिए, पहले ले अंदर नॉलेज ले समझने प्रोसेस करने के लिए और फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए बाहर लाने के लिए ना। तो इसलिए सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। तो यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर जो मैंने तुम्हारा पूरा डिस्कस कर दिया है, तुम्हारा ग्लॉसरी प्लस तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन। के अलावा ये देखोगे टेलीग्राम चैनल पे हर जगह देखोगे, यहाँ पे मैंने ना टेलीग्राम चैनल का एक है और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। तो और टेलीग्राम का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन होगा, तो ये अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए मैंने प्रैक्टिस शीट बनाया है, यहाँ पर तुम्हारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू का आंसर और एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है, तो पढ़ लेना। प्रैक्टिस शीट क्या क्या मिलेगा, मिलेंगे इसके अलावा तुम्हें इसके अलावा एसर्शन रीजन मिलेगा, तुम्हें स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और तुम्हें एक मैच द फॉलोइंग सब तुम्हारे लिए है, तब तुम्हें कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो याद से। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमने खत्म कर लिया है। तुम्हारे लिए भी तालियां और मेरे लिए तालियां ना, तुम्हारे लिए तालियां इसलिए बहुत अच्छे और समझा, और मेरे लिए ताली की मैंने पढ़ाई। ठीक है, अब कल हम लोग सेकेंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनालिटी का बड़ा चैप्टर है वो खत शुरू करेंगे। सेल्फ एंड पर्सनालिटी में दो मेजर कंपोनेंट्स है, वो चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सेल्फ एक है पर्सनालिटी। तो हम कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा जल्दी खत्म करने, लेकिन वो भी 7-8 क्लासेस तक में जाएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आई होप तुमको वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझ में आया होगा। तो एक बार ये जो मैंने प्रैक्टिस इसको अच्छे से पढ़ लेना, वो अच्छे से क्वेश्चन है इसको एक बार करना और देखना कि आ रहा है कि तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमारा इससे बहुत अच्छा वो हो जाएगा मतलब रिविजन। है, तो ये सारी चीजें आएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन इट। ठीक है, तो सी टुमारो, तब तक अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो एंड सी यू टुमारो विद चैप्टर न्यू एनर्जी एंड एट द सेम टाइम। तो अगर तुम ये कहोगे हमारा टाइम क्या है, अगर तुम ये नहीं पता है कि हमारा टाइम क्या है क्लास का, तो हमारा टाइम है 7 PM मंडे टू फ्राइडे। तुम्हारा 7 PM क्लास होता है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, मंडे एंड फ्राइडे होती, मंडे टू फ्राइडे होती है 7 PM। 7 PM पे मतलब तुम्हारी क्लास में रिकॉर्डेड डाल देती हूँ, तुम अकॉर्डिंगली तब 7 PM पे तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए।
प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो तुम ट्रैक कर सकते हो हमारा कितना एक चैप्टर का चैप्टर के कितने पार्ट्स, बस तुम्हें वहीं पे गॉट इट। चलो, तो ये है तुम्हारा टेलीग्राम पे, मैं तुम उस वहां से निकाल के तुम इसको पढ़ सकते हो। चलो, तब तक के लिए बहुत 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 अपना सारा ध्यान रखो, एंड सी यू टुमारो विद द न्यू चैप्टर। बाय बाय।